कोई कनेक्ट नहीं हुए दोनों भाई बैठे हो सर पर मैं आ जाऊंगा कैसे हो बेटा? आप अकेले ले रहे हो आज क्लास, और कोई नहीं है? सर अभी आए नहीं है। तो आपने ईएमआई पढ़ रखा है कि अभी नहीं पढ़ा है? पहली बार पढ़ रहे हो आप? नहीं सर, पढ़ रखा है। पढ़ रखा है तो नोट्स बनाते हुए चलना है कि ऐसे ही बस पढ़ाते चलना है? सर नोट्स बनाते हुए। तो पिछली क्लास का नोट्स का क्या होगा? सर आप अपने नंबर पे उन्हें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बच्चों का वेट करेंगे 2 मिनट, अगर वो लोग भी कनेक्ट हो जाए। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई और भी कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से मुझे रिपीट करना पड़ जाएगा। आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है बेटा ईएमएफ induced in the magnetic field due to a moving conductor और कोई नहीं आ रहा क्या? क्या करें बेटा, स्टार्ट करें कि थोड़ा सा वेट करें? अगर आपके फ्रेंड, हाँ बेटे, अगर आपके फ्रेंड है तो आप एक बार उनको बोल दो कि कनेक्ट कर लें फास्ट। नो सर। तो स्टार्ट करें हम? यस सर। तो बेटे ध्यान से देखो, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड द प्लेन। आज आप ऑफलाइन नहीं आए? नो सर, आज ऑफ था इसलिए नहीं, आज मतलब फिजिक्स की क्लास थी। अच्छा, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसके अंदर आपकी एक रॉड रखी है बच्चे। मान ली जाए इस रॉड की लेंथ एल है, क्या है? एल। ये ऐसे एक रॉड रखी है और ये रॉड मूव कर रही है बेटा विद द वेलोसिटी बी वेक्टर। तो जब ये मूव कर रही है तो इस रॉड, सपोज करो ये रॉड है ऐसी आपकी, ये रॉड जब आपकी मूव करेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड विद दिस कॉइल है इसको कट कर रही है। क्या कर रही है? कट कर रही है। तो यहाँ पे जो मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से जो ईएमएफ बनता है उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं बच्चे? मोशनल ईएमएफ, इसका नाम है ये मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? एक बार बड़ा कैसे होगा? यस सर। तो due to the motion of a conductor in the magnetic field and EMF is induced in the conductor। EMF क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर के अंदर। तो उस EMF को ही हम लोग जनरली कहते हैं बेटे मोशनल EMF। बाकी बच्चे तो आज आए नहीं, तो आपको पता है कि डी फाई हमेशा जो EMF बनेगा, EMF कितना होगा बेटा? डी फाई अपॉन डी टी। EMF कितना होगा? मॉड ऑफ E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। मॉड ऑफ E इक्वल टू डी फाई ओवर dt। मैंने कहा dt टाइम में ये यहां कहीं आ गई होगी, dt टाइम में यहां आ गई होगी रॉड, dt टाइम में यहां आ गई होगी। तो dt टाइम में बेटा ये कितना चली?
डिस्टेंस कितना होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ये dl चली होगी तो ये कितना हो गया होगा v इंटू dt। ये कितना हो गया v इंटू dt। dt टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रॉड कितना हो गया होगा। ये इधर मूव कर रही है बच्चे, ये रॉड इधर आ रही है आपकी, ये रॉड इधर आ रही है, तो मैंने कहा dt टाइम में कहाँ आई, dt टाइम में यहाँ के इस पोजीशन पे आ गई होगी। इस पोजीशन में dt टाइम में इसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा, आपने कहा v dt को ट्रेवल किया होगा। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, आपने कहा d phi इक्वल टू v dA। b dA क्या होगा बेटा इसका लेंथ इनटू एरिया, आपने कहा एल वी डी टी, एल वी डी टी, ये आपका डी फाई आ गया। आपने कहा ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ होगा डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई का वैल्यू कितना है बच्चे बी एल वी इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपका नेट ईएमएफ आया बी वी है, और इस ईएमएफ को हम कहते हैं बच्चे मोशनल ईएमएफ। इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है वीबीएस। बी यहाँ पे क्या है बच्चे, बी है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, ये वाला वी डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये एल डिनोट कर रहा है बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब एक एंड पे पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, एक एंड पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही होता है ईएमएफ। तो वो आप कैसे पता लगाएंगे किस पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है किस पे पोटेंशियल का वैल्यू कम है। तो उसके लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तीन चीजें आपको इसमें रखनी है, फिंगर थंब और पाम। फिंगर फिंगर थंब और पाम, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड की ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड की फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है, राइट हैंड की फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है, ये फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन, ये फील्ड ऐसे, फिंगर को मैंने रखा, थंब को मैंने रखा बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमको मैंने रखा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो पाम फेस होता है, पाम फेस ये आपका ऐसे, ध्यान से देखो, ये फिंगर को लेके गया मैं इनवर्ड द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पाम फेस जो होगा वो हायर पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट करता है। पाम फेस किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट करेगा। This will indicate at higher potential, higher potential। इस पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पे कम होगा। आई बात समझ में? यस सर। सर राइट साइड तो दिख नहीं रहा, राइट साइड का दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको बेटा। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटे? यस सर। तो बच्चे अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने भी यहाँ पे कंसीडर किया है, नॉन यूनिफॉर्म की वजह से भी देखेंगे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को मूव करा रहे हो, तो जो वो कंडक्टर मूव कर रहा है, तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है। तो उस कंडक्टर जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ये ईएमएफ बन रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ईएमएफ को बच्चों हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ऐसे ईएमएफ को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। हमने कहा अगर आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर है, इसके अंदर आपका एक कंडक्टर l लेंथ का रखा हुआ है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, आपने कहा चेंज इन फ्लक्स होता है v डॉट dA, v डॉट dA। तो ये है आपका d फाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा v dA, dA यानी कि एरिया है आपका, तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, ये आपका लेंथ है,
बिट्स कितना चला, dt टाइम में आपने कहा ये v डॉट dt चला, तो l v dt, यहाँ से e क्या होगा, ये d फाई का वैल्यू मिल गया, e क्या होता है d फाई अपॉन dt, d फाई का वैल्यू आपने रखा v v l dt अपॉन dt से dt कैंसिल, तो यहाँ से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला आपको BVL। अच्छा ईएमएफ है, ये ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे ये तीनों चीजें हैं BVL, ये तीनों वेक्टर है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब ये समझाता हूँ कि स्केलर कैसे आएगा। यस सर। रफ करें इसको, यस सर। लिखा है कि स्क्रीनशॉट लिया है? लिख लिया सर। अच्छा बेटी ध्यान से देखो, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, कुछ स्पेशल केस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन में आपका एक कंडक्टर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और वो कंडक्टर कुछ ऐसा है, ये आपका, आपने बोला कि इसके दो पॉइंट होंगे, ये आपने कहा ये P है ये Q है, ये P है ये Q है। तो इस मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से इन द मैग्नेटिक फील्ड एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो होगा बेटा B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरा नया वेक्टर मिलेगा, उस नए वेक्टर का इस तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, अल्टीमेटली स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इनटू L वेक्टर, ठीक है? यस सर। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो आप एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ के ऊपर आप ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, छोटे से एलिमेंटल लेंथ के ऊपर आपने ईएमएफ कैलकुलेट किया और उसका वैल्यू d आया, तो वो d का वैल्यू बेटिया ये क्या होगा, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर डॉट DL वेक्टर। कंप्लीट ईएमएफ के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चे, इसका भी इधर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डॉट DL वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो ये यहाँ से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, sorry, this is the motional EMF in the non-uniform magnetic field. It is the magnetic field induced in the non-uniform magnetic field. बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा? अब और छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, रफ करें इसको। यस सर। फटाफट बताते जाओ आप। अब पहला केस लेते हैं बेटा, हम इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपका कंडक्टर, इफ कंडक्टर इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वन और B वेक्टर या तो एंटी पैरेलल है B वेक्टर के, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 या बरेट थी। उस केस में आपका नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0। नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? अगर कंडक्टर का मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ईएमएफ कितना बना, 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड is along the length of the conductor, magnetic field is along the length of the conductor, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इधर ही आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इस केस में आपका ईएमएफ नहीं बनेगा। अगर ऐसे इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर भी इधर मूव कर रहा है,
दोनों इधर भी मूव करता है, या तो पैरेलली मूव करता है या एंटी पैरेलल मूव करता है, तो उस केस में ईएमएफ जीरो बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की लेंथ के अलोंग है, तो इस केस में जनरली B क्रॉस DL, B क्रॉस DL जब आप करोगे तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है, तो यहाँ से EV आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। EV क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर तीसरा केस इसमें आता है, ये इसको रफ करें क्या? यस सर। यस सर। रफ करें बेटा? यस सर। क्लास ले रहा है, कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं अभी? 2। आपका क्या नाम है बेटे? पुण्य। पुण्य, समझ में आ रहा है बेटिया? यस सर। अब तीसरा केस है, अगर वेलोसिटी ऑफ द वायर इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थर्ड केस इज velocity of the wire, velocity of the wire is along the length of the conductor, along the length of the conductor, along the length of the conductor। तब क्या होगा, यानी कि कंडक्टर की लेंथ कुछ ऐसी है इस अलाउंग, और कंडक्टर की लेंथ के अलाउंग भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ये आपका लेंथ है, यही आपकी बी वेक्टर है। तो आप इस केस में बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर करोगे या एल वेक्टर करोगे, तो ये आपको वापस से यहाँ पे क्या आएगा, जीरो मिलेगा। ईएमएफ आपको यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात आई समझ में? यस सर। रफ करें? यस सर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तीसरा उनके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तीसरा उनके साथ कितना बना रहा है, या फिर ऐसे देख लो आप, इफ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर is theta, is theta, and third is perpendicular to other two, दोनों के परपेंडिकुलर है। थर्ड इज परपेंडिकुलर टू अदर टू, बचे हुए दो के परपेंडिकुलर है तीसरा। तो इस केस में क्या होगा बिटिया, मान लो ऐसा कुछ हो सकता है, आपका ये वेलोसिटी वेक्टर है बेटे, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और तीसरा वेक्टर क्या बचा, बी बी एल बचा। तीन वेक्टर है बी वी एल, तो बी और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो तीसरा इनके परपेंडिकुलर होगा दोनों के, मैंने कहा वो इनवर्स ऑफ प्लेन है, वो एल वेक्टर। तो इस केस में आपका ईएमएफ कितना होगा, बी वी एल साइन थीटा। अगर ऐसा हो कि बी वेक्टर ऐसा है, एल वेक्टर आपका ऐसा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बी चला गया एल चला गया, तीसरा वेक्टर कौन बचा, और वो तीसरा वेक्टर बी वेक्टर है जो इनके परपेंडिकुलर है। तो अभी भी आपका ईएमएफ कितना होगा, बी वी एल साइन थीटा। अगर मैं लास्ट कहूं कि ये आपका बी वेक्टर है ऐसा कुछ, ये आपका एल वेक्टर है ऐसा कुछ, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अब तीसरा वेक्टर कौन बचा, बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ कितना होगा, बी वी एल साइन थीटा। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। सर। अगर इफ all three are mutually perpendicular, all three are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, तो EMF कितना बनेगा बेटा, BVL। अगर वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में आपका EMF बनेगा BVL। लिख लिया? एक मिनट सर।
आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया। पुण्या, पुण्य है कि पुण्या? यस सर। आपका नाम क्या है? पुण्या। 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 यस सर। चलो, अब अभी हमने देखा अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर आपका मूव कर रहा है, पैरेलल, एंटी पैरेलल और दुनिया भर के हमने केस देखे, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि वो कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देयर ऑलवेज अ ईएमएफ दैट इज इक्वल टू d phi upon dt। तो यहाँ से हमारा ईएमएफ बना था E इक्वल टू BBL। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट केस देखे थे। अगर आपका कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, या तो B वेक्टर L के पैरेलल हो या L वेक्टर B के पैरेलल हो या कोई भी वेक्टर, तो उस केस में अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और अल्टीमेटली E क्या है आपका? E बेसिकली E क्या था आपका? B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, है ना? ऐसा ही था। यस सर। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट विद द थर्ड। तो हमने कहा था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के थीटा एंगल पे हैं और तीसरा उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आपका ईएमएफ आया था E इक्वल टू BBL sin थीटा। और हमने लास्ट केस लिया था कि अगर आपके तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ आया था E इक्वल टू BBL। अब हम देखते हैं ईएमएफ अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड रखी है, ऐसी एक रॉड रखी है, ये आपकी एक रॉड है, ये क्या है? रॉड है। आपने कहा ये P एक Q। और अगर ये रॉड रोटेट कर रही है, ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। आपने कहा इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो इसके रोटेशन की वजह से, इसके रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले की तरह। अगर ये रॉड रोटेट कर रही है तो इसके अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, और वो रिलेशन है कुछ ऐसा होता है v इक्वल टू r ओमेगा। हाँ या ना? जवाब दो। सर एक बार और रिपीट कर। सर डिस्कनेक्ट। अगर ये रॉड रोटेट कर रही है इसके अंदर, तो इसके हर पॉइंट पे भी एक लीनियर वेलोसिटी होगी, और वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा। आया ना? यस सर। अगर आप इसको सेंटर मान लेते हो कि इस सेंटर के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है p पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ से हर पॉइंट पे r अलग अलग है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। आया ना? यस सर। आपने यहाँ से इन जनरल x पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट माना dx, एक छोटा सा एलिमेंट माना dx। ये dx अब ऊपर जा रहा होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा? इस फॉर्मूले से x ओमेगा, क्योंकि x डिस्टेंस पे है यहाँ से। इसकी वजह से थोड़ा सा एलिमेंटल लेंथ की वजह से थोड़ा सा ईएमएफ बनेगा, वो क्या होगा? b v l, l की जगह यहाँ पे आ जाएगा dl, l की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? dl। कंप्लीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L B, इसका वेलोसिटी कितना है? x ओमेगा। इसका वेलोसिटी कितना है? x ओमेगा। dl, इसकी लेंथ कितनी है? dx है। इसकी लेंथ कितनी है? dx है। तो v बाहर आ गया, x बाहर आ, ओमेगा बाहर आ गया, x dx। कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक। तो v ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 L तक, 0 से लेके L। Here L is the length of the rod। मान लिया हमने L लेंथ की रॉड है, तो यहां से लेके यहां तक निकालना है, L लेंथ की रॉड है।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाफ बी ओमेगा, ये तो बाहर आ गया, एल स्क्वायर माइनस 0, इतना ईएमएफ बना इस रॉड के रोटेशन की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वापस से आपको पता है ईएमएफ बना है, किसी पॉइंट पे हायर पोटेंशियल होगा, किसी पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल होगा। वापस से आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को ले जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पाम फेस जो होगा राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, तो पाम फेस आपको हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन देगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े फटाफट। यस सर। बेटी पुण्य आपको समझ में आया? पुण्य, दो ही बच्चे रह गए क्या? आगे बढ़े बेटा। यस सर। ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर आपकी एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेटिंग कॉइल है, ऐसी एक कॉइल, इधर ध्यान से देखो, एक कॉइल है आपके पास, ये आपकी एक कॉइल है। अब बेटा इस कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी है, ये आपकी एक कॉइल रखी है ना। अब मैंने कहा है इसका एरिया ए है, इस कॉइल का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मैंने ए मान लिया। ये कॉइल अपनी इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है ना। तो अभी रोटेट कर रही है, तो एट एवरी इंस्टेंट इसके रोटेशन की वजह से इसका एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज हो रहा है बच्चों, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ई, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, अगर ये थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इस कॉइल का फ्लक्स कितना होगा, आपने कहा बी ए कॉस थीटा। अगर मैंने तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, तो फाई कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, बच्चे को पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा इनटू टी, थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा इनटू टी। क्लियर है? ये सर्कुलर मोशन का रिलेशन है। वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहां से, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, बेटा कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका फ्लक्स आया। अब ये जो फ्लक्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ये फ्लक्स आपका किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, एन डी ओवर डी टी, इसका फाई का वैल्यू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन किया तो एन बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा टी का क्या आ गया, ओमेगा। तो यहां से आपको नेट ईएमएफ मिला एन बी ए ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी। ये सब आपका एक कांस्टेंट है, इसको आपने एक कांस्टेंट कह दिया ई नॉट, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि ई नॉट जो है ये जनरली पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ये ई जो है इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, किसी भी टाइम पे टी का वैल्यू रख दो ईएमएफ मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ई नॉट आपका पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, ई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। अगर आप ध्यान से देखो दिस इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ।
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ई नॉट आपका पीक ईएमएफ है। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, रफ कर दें Yes, इसको। sir. यस सर। चलो, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस को आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, इट इज द इनर्शिया ऑफ द करंट। इनर्शिया ऑफ द करंट। जैसे आपने कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का इनर्शिया पढ़ा होगा। अगर किसी बॉडी के पास में मास है तो उस बॉडी के पास में इनर्शिया होता है, वो इनर्शिया उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को पुश करेगा। अगर आप उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी वेक्टर में कोई भी चेंज करते हो तो वो इनर्शिया की वजह से वो बॉडी उस चेंज को अपोज करेगी। ऐसे इंडक्टेंस होता है। बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, और यू कैन से कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, या फिर आप कंडक्टर भी कह सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट। ये तभी इंड्यूस होगा, ये इसकी वैल्यू तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब भी करंट चेंज होगी तो इंडक्टेंस आएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल व्हिच opposes any change in the current, any change in the current। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हो करंट का एक इनर्शिया होता है इंडक्टेंस, करंट का एक इनर्शिया होता है इंडक्टेंस। करंट में कोई भी जो चेंज आएगा, करंट की किसी भी चेंज को ये इंडक्टेंस अपोज करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को देखना चाहते हो, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, अगर आपके पास में कोई कॉइल है, अगर आपके पास में कोई कॉइल है, ये आपके पास कॉइल है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रही है, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा? आपने कहा इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स फाई होगा। अगर आप करंट बढ़ाते हो तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। तो फाई that is a magnetic flux linked with the coil that is directly proportional to the I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया, और एक कांस्टेंट लगाया, इसको हम कहते हैं L। इसको हम क्या कहते हैं? L। और L क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे आप ईएमएफ देखना चाहते हो तो ये होगा आपका E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई का वैल्यू क्या लिख दिया आपने? L डी आई ओवर डी टी। L बाहर आ गया, डी आई ओवर डी टी। तो जब भी करंट में भी कोई चेंज होगा, डी आई ओवर डी टी अगर है, अगर इसका वैल्यू जीरो कर देते हो तो ईएमएफ जीरो आ गया। अगर करंट कांस्टेंट फ्लो हो रही है, करंट कांस्टेंटली फ्लो हो रही है, अगर करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं है। और अगर करंट में कोई चेंज आ रहा है तो करंट खुद में ही चेंज को खुद ही अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। और करंट की इस प्रॉपर्टी को इस कॉइल से लिंक, इसको ही कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता इस करंट को चेंज कराने के लिए, इस करंट में चेंज को अपोज करने के लिए, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर it is a property of the coil by which it opposes any change in the current,
इन करंट बाय इटसेल्फ। अगर ये खुद की करंट में चेंज को अपोज कर रही है, खुद की करंट में चेंज को अपोज कर रही है। करंट में चेंज को अपोज कैसे कर सकती है? बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ। करंट में चेंज को अपोज कैसे किया जा सकता है? करंट में चेंज को अपोज करने के लिए ये कॉइल एक ईएमएफ को इंड्यूस करती है, और अगर वो ईएमएफ उसी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है जिस कॉइल के अंदर करंट के अंदर चेंज आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली वो एक पेयर प्रॉपर्टी है, वो पेयर में एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास में दो कॉइल है, एक कॉइल में करंट में चेंज हो रहा है और एक कॉइल में करंट के चेंज की वजह से एक कॉइल में करंट में चेंज हो रहा है, और उस कॉइल के करंट को चेंज में अपोज कराने के लिए दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो। पहली कॉइल के करंट के चेंज को अपोज करने के लिए दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन खुद ही करंट में अगर किसी कॉइल से लिंक्ड करंट, इसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, अगर आई में कोई चेंज आ रहा है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, और ये कॉइल खुद ही अपने ही अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर रही है जस्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स वैल्यू ऑफ करंट, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आप सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो जनरली हम ऐसा कह सकते हैं इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि ये जो ईएमएफ होता है इसलिए इंड्यूस हुआ है ताकि ये करंट में चेंज को अपोज कर सके। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि करंट में जो चेंज होते हैं उसको अपोज करने के लिए करंट कैरिंग कॉइल क्या बनाती है? ईएमएफ इंड्यूस बनाती है, और करंट कॉइल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आप सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाता हूं। अगर आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है AB, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आपने इसके क्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा है R, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया और एक की लगा दी इसके अंदर, ऐसा कुछ है ना। और ये आपका सिचुएशन है, मान लो ऐसी आपकी सिचुएशन। तो क्या होने वाला है बच्चों, जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो करंट, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होने वाला है? मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ E है, तो यहाँ से करंट का वैल्यू आएगा I इक्वल टू E अपॉन आर की जो करंट फ्लो होगी उसका अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओ, तो बहुत कम टाइम इंटरवल में, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में ये E अपॉन आई फ्लो होने लगेगा कॉन्स्टेंटली। लेकिन अगर इसकी जगह आपके पास एक कॉइल होती, ध्यान से समझना करंट सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोसेस को, अगर आपके पास में इसकी जगह ऐसा एक कॉइल होता, ऐसा एक कॉइल है ना, अब एक कॉइल है, अब आपने वही कॉइल है इसके क्रॉस थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगाया, और ये आपने इसको एक बैटरी, एक स्विच लगाया, और ये आपने इसको जोड़ दिया। बैटरी का ईएमएफ E है, इसका रेजिस्टेंस R है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो करंट मान लिया कि यहाँ से करंट फ्लो हुई I इक्वल टू E अपॉन R, तो करंट इंस्टेंटली अपनी वैल्यू को गेन नहीं करती है। करंट हमेशा फ्लो करेगी 0 टू I, करंट हमेशा इस तरह फ्लो करती है 0 टू I, और अगर करंट का डीके होगा तो I टू 0, तो 0 टू जब I आएगी तो 0 1 2 3, जैसे 5 एम्पीयर करंट को फ्लो होना है, मान लो 5 एम्पीयर करंट उसको फ्लो होना है, तो ऐसा नहीं कि बैटरी से सीधी 5 निकल जाए, पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, फिर 5, फिर करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगी। तो जब 0 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा था तो करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब ये कॉइल उस करंट में चेंज को क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ,
और वो ईएमएफ उस करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, करंट में चेंज को अपोज कर रहा था। अब अगर आप इसका आईटी ग्राफ बनाओ तो करंट तो अभी भी इतनी फ्लो होगी, लेकिन अब करंट को यहाँ तक पहुंचने में, ई बाई आर पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब कॉइल ने क्या किया, अपोज किया। कॉइल ने क्या किया, अपोज किया। बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जो होता है वो होता है एल आई। अब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, एल लगाया, तो ये एल ही यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है बच्चों? हेनरी। एच से डिनोट करते हैं, हेनरी मतलब एच, कैपिटल एच। आगे बढ़े। यस सर। अक्सर एक छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाती हैं बोर्ड के लेवल में। ध्यान से देखना। E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी है। फाई का वैल्यू हमने बोला, फाई का वैल्यू हमने लिखा E अपॉन डी टी। फाई का वैल्यू एल, एल आई। फाई का वैल्यू कितना हुआ बच्चों? एल आई। आपने यहां से लिखा E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से L का वैल्यू कितना आया? E अपॉन डी आई ओवर डी टी, E अपॉन डी आई ओवर डी टी। अगर डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी that is 1, then in that case L equal to P, L equal to P। इसको अगर वर्ड में बोला जाए तो ये है बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस linked with a coil is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unit। अगर किसी कॉइल से किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चेंज यानी कि डी ओवर डी टी ये 1 है, तो उस कॉइल का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है यानी कि एल, वो बच्चों क्या होता है? ई के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है ई के इक्वल। वर्ड में मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहां से इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो। इसकी यूनिट अक्सर पूछी जाती है। ये हेनरी, हेनरी जो है, तो बच्चों ये ईएमएफ है। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, दैट इज वोल्ट। डीआई ओवर डीटी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एम्पियर अपॉन सेकंड। तो ये हो गया वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर represents which of the physical quantity? That is self inductance. That is what? Self inductance। आया समझ में? यस सर। क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हो कि आगे बढ़ जाए? निकाल लेना घर पे, छोटी छोटी सी चीजें हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। और तो कोई बच्चा आया ही नहीं यार। कितने बच्चे हो आप? 2 ही बच्चे क्यों कनेक्ट हुए भैया? बाकी बच्चे क्यों नहीं आए क्लास में? पता नहीं sir. Now we discuss about self inductance of solenoid। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। इसको जरा ध्यान से समझो। अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है ना, ऐसी एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, एंड लेट्स से सपोज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज एल,
It is the length of solenoid. मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना होगा? आप सबको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना है? दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, आया ना? इतना ही होता है। और यहाँ पे n क्या है बच्चों? नंबर डेंसिटी है। n क्या है? नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन l। ऐसा आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो v इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मान लिया जाए अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। यहां मैं लिख देता हूं a, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ जाएगा? a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इससे लिंक फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा? आपने कहा va, d का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट n I अपॉन l इंटू a। आया ना? आया ना? यस सर। लेकिन Yes, sir. ये टर्न की वजह से आया। अगर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर, इफ देयर आर, ध्यान से देखना बच्चों, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स टोटल? म्यू नॉट n, इससे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक टर्न का n है, तो टोटल की वजह से कितना हो जाएगा? इसका n टाइम्स, इसका n टाइम्स, तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा I a अपॉन l, I a अपॉन l। ये आपका फॉर्मूला है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ linked with the all number of turns, that is mu naught n square I a upon l। बट आपको पता है कि फाई तो क्या होता है? li। फाई तो क्या होता है? li। इसको आपने कुछ ऐसा लिख लिया, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इधर लिख लिया। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हो, 1 और 2 को कंपेयर कराओ, 1 और 2 को कंपेयर कराओ, तो क्या आपको l की जगह पे म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l ये नहीं दिख रहा? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनोइड। ओके, आइडियल सोलेनोइड किसको कहते हैं हम? अगर ये इसकी रेडियस r है और अगर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, देन द सोलेनोइड इज कंसीडर्ड एज आइडियल सोलेनोइड। तो ये आइडियल सोलेनोइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। बात आई समझ में? यस सर। आप चाहो तो इसको लिख लो फटाफट। आइडियल सोलेनोइड किसको कहते हैं? अगर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द जो टर्न है उसका, अगर ये L बहुत बड़ा हो रेडियस से, तो इसको आइडियल सोलेनोइड कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोलेनोइड लगी होती है, इसी को हम नाम दे देते हैं इंडक्टर। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? इंडक्टर नाम दे देते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन सोलेनोइड इज यूज्ड, व्हेन सोलेनोइड इज यूज्ड, इट इज टर्म्ड एज इंडक्टर, इट इज टर्म्ड एज इंडक्टर। इस सोलेनोइड को ही हमने नाम दे दिया इंडक्टर। बात आई समझ में बच्चों? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir.
अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, यानी कि सोलेनोइड ही है बेसिकली इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। So the next is behavior of an inductor in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से देखो कि इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हिच इज क्वाइट यूजफुल इन द अपकमिंग सेक्शन। तो अगर आपके पास एक इंडक्टर ऐसा है, ये एक इंडक्टर है, ये क्या बना बच्चों, एक इंडक्टर। इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉलिनॉइड को ही हम इंडक्टर का नाम दे देते हैं। बात आई समझ में? तो आपका ये इंडक्टर है AB, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L। कितना है बच्चों, L। कितना है बच्चों? अब ध्यान से समझते, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और अगर I ये कांस्टेंट है, I ये क्या है, ये करंट कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है, तो इसका बिहेवियर, इफ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए सोलेनॉइड, अगर कांस्टेंट करंट सोलेनॉइड में से फ्लो कर रही है तो इसका कोई काम है क्या? ये तो तब काम करता है जब करंट में चेंज आए। करंट ही कांस्टेंट फ्लो हो रही है तो करंट में तो कोई चेंज नहीं है। अगर करंट में कोई चेंज नहीं है बच्चों तो इसका कोई काम नहीं है। सो इट हैज, व्हेन द करंट इज कांस्टेंट, then inductor has no role to play. Inductor has no role to play. So it behaves, तो सिंपली ये बिहेव किसकी तरह करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ स्ट्रेट वायर। अगर किसी का इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो सिंपली अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो बच्चों ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ये इंडक्टर अब एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर करंट कांस्टेंट हो तो ये कुछ नहीं करने वाला, कोई काम ही नहीं है इसके पास। पहली बात, आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब देखो, अब अगर क्या हो, ये इंडक्टर ऐसा है और इस इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है। नाउ दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। करंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे करंट में चेंज आए इंडक्टर एक्टिवेट हो, क्या हो गया, इंडक्टर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इंडक्टर का काम ही है ये करंट में चेंज को अपोज करना। करंट में चेंज को अपोज कैसे करेगा, बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ, बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ। लेकिन बच्चे को पता है ईएमएफ कौन इंड्यूस करता है, या तो सेल या बैटरी। तो ये बिहेव करेगा जैसे सेल और बैटरी। किसकी तरह, अगर करंट इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऐसे आपकी करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आपकी करंट फ्लो हो रही है, एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो इट विल बिहेव एज अ बैटरी। ये ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जो इस करंट में इंक्रीज को अपोज कर सके, करंट में इंक्रीज को अपोज कर सके। करंट में इंक्रीज को अपोज कैसे करेगी, अगर ये बैटरी है, ये इसका, ये वाला अगर इसका हाईयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, क्योंकि आपकी करंट इंक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीज को, चेंज को अपोज कौन कैसे कर सकती है, करंट फ्लो करा के इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ दैट। तभी करंट में क्या आ सकता है, चेंज को, करंट में चेंज को तभी अपोज किया जा सकता है। तो अगर एक इंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रही है एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो दिस इंडक्टर विल बिहेव एज अ बैटरी, जिसका बैटरी जो एक करंट इंड्यूस करेगी या इंड्यूस ईएमएफ करेगी, सच दैट अगर आप इस बैटरी को कुछ भी नाम दे देते हो, यहाँ नाम दे दिया इसने आपने ए बी, तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब ये ईएमएफ तो बनाएगी, और इस ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा बच्चों, एल डी आई ओवर डी।
एल डी आई ओवर डी टी। अगर ध्यान से देखो आप, इधर ऐसा आपका एक इंडक्टर है, इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है I, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, और अगर ये करंट डिक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इसके इस डिक्रीमेंट को भी अपोज करेगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कोई भी चेंज हो, उस चेंज को अपोज किया जाता है बाय द इंडक्टर बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। तो ये क्या करेगा, ये बेटा अब बन जाएगा एक ऐसा बैटरी जिसका हायर पोटेंशियल इधर होगा, तभी तो करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट फ्लो होगी। इस जैसे इसमें करंट डिक्रीमेंट आ रहा है, तो ये कुछ और करंट सप्लाई कर देगा जिससे कि इसका डिक्रीमेंट क्या हो सके, कम हो सके। बात आई समझ में बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे ईएमएफ जो था, यहाँ पे जो ईएमएफ था, ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये जो ईएमएफ है ये करंट सप्लाई करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे जो ईएमएफ है, ये जो करंट सप्लाई करेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से जो आपका ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट विल सप्लाई द इंड्यूस्ड करंट, दैट विल सप्लाई द इंड्यूस्ड करंट। यहाँ से आप लिख सकते हो इट विल सप्लाई इंड्यूस्ड करंट in the direction of current, in the direction of current। induced current कहां से आई है, यहां से आई है। ये यहां से EMF कितना होगा, अगेन इट विल बी L di over dt, L di over dt। बात आई समझ में? यस सर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करें हम, तो बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। यस सर। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, when the current changes from, फटाफट से लिखना, सब बच्चे लिखेंगे जितने भी हैं। पुण्य समझ में आया बेटा? Yes, sir. पहला क्वेश्चन लिखेंगे बेटी आप, when the current changes from +2 ampere to -2 ampere, when the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second, in 0.05 second, in 0.05 second, an EMF of 8 volt, an EMF of 8 volt is induced in the coil. An EMF of 8 volt is induced in the coil. What is the coefficient of self inductance of the coil? तो L का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा? आंसर बताओ बच्चों। नहीं आया? ईएमएफ क्या होता है, L di over dt, L di over dt। ईएमएफ आपको दिया है 8 वोल्ट, L निकालना है, di चेंज इन द करंट, चेंज इन द करंट कितना हुआ, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गई, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गई। करंट में कितना चेंज आया, 4 एम्पियर। कितना आया, 4 एम्पियर। टाइम कितना लगा, 0.05। इसको इधर भेज दो, ये कितना कैंसिल हो गया, 2। L कितना हो गया, 2 into 0.05, ये आ गया 0.1। 0.1। Yes, sir. कितने लोगों का सही था ये, किसका सही था, पुण्य Yes, का सही था कि इच्छा का सही था? यस सर। सर आ गया था, बेटी आपका नहीं आया पुण्य? आ गया सर, आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए, द फ्लक्स linked with a coil at any instant t is given by
the flux linked with a coil at any instant t is given by tan t square minus 50t plus 250. Flux linked with a coil, flux linked with a coil at any instant t is given by phi equal to tan t square minus 50t plus 250. Find induced EMF at t equal to 2 seconds. -10 volt, माइनस 10. इसका आंसर आया है -10 कौन है? Who got the answer -10? सर 10 नहीं है क्या? नहीं मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ, देखते क्या होगा। बच्चों किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स दिया है, किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स आपको दिया है और आपसे पूछा जा रहा है ईएमएफ क्या होगा। फ्लक्स का वेरिएशन और फ्लक्स का रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ईएमएफ क्या होता है d phi over dt। ईएमएफ क्या होता है d phi over dt। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और कुछ नहीं। तो d phi over dt इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना हो गया 20, कितना हो गया 20t माइनस 50, 20t माइनस 50। और t की किस वैल्यू के लिए पूछा गया था, फटाफट बताओगे। t is equal to 2 seconds. कितना पूछा था? 2 सेकंड पे. 2 सेकंड पे। तो आपने लिख दिया भैया t इक्वल टू 2 सेकंड। कितना आया? अगर आप इसको एग्जैक्टली निकालो, दिस इज माइनस ऑफ दिस वन, माइनस ऑफ दिस वन, ये -10 वोल्ट आया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। क्या हो गया? +10. तो ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको? इक्वल टू माइनस d phi over dt, तो -20 into 2 40, 40 minus 50 -10 माइनस बाहर है +10। क्लियर है? Yes sir. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। कल की क्लास और रहेगी हमारी, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ट्रांसफार्मर की, और ट्रांसफार्मर और म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर कुछ छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड में आते हैं। और इस तरह कल की क्लास, यानी कि कल क्या है, थर्सडे, मैं इसको पूरा कंप्लीट पैकअप कर दूंगा। ठीक है बच्चों? Yes sir. थैंक यू Yes sir. समझ में आया? Thank you sir. Yes sir. अच्छे से? Yes sir. Yes sir.